गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शंट जनरेटर करवाया था, कुछ इक्वेशन लिखाई थी, खाली पॉइंट भी लिखवाए थे। कुछ समझ में आया था क्या शंट जनरेटर का डायग्राम जो था? डीसी शंट जनरेटर। देखो एक बात और सुन लेना, जितने जनरेटर अपने पढ़ते हैं ना डीसी के अंदर, सबसे ज्यादा यूज किसका है? शंट जनरेटर का। सबसे ज्यादा यूज हर जगह पर किसका यूज करते हैं? अपने शंट जनरेटर का। बैटरी चार्जिंग के रूप में चाहे यूज करें अपने, चाहे एक्साइटर के रूप में यूज करें, चाहे अपने कहीं पे भी यूज करें, वहां पर शंट जनरेटर का यूज सबसे ज्यादा है। और सबसे डिफरेंट भी कौन है? यही जनरेटर है। सीरीज जनरेटर भी लगभग कंपाउंड जनरेटर के जैसा ही है। ये थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग है उसका जो फ्लक्स होता है वो लोड और नो लोड, शून्य भार, आधे भार, पूर्ण भार पर क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। आगे बात समझ में है? ठीक है। दो तीन बातें इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है इसके जो वोल्टेज के विलक्षण है, जो वोल्टता के विलक्षण, यानी कि शून्य भार से पूर्ण भार पर वोल्टता में जो परिवर्तन होते हैं वो, उन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पक्का क्वेश्चन आ जाता है एक कि ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसकी वोल्टता शून्य भार से पूर्ण भार तक स्थिर रहती है। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए डीसी शंट जनरेटर के लिए शून्य भार से पूर्ण भार वोल्टता में परिवर्तन होते हैं, नहीं होते, या थोड़े होते हैं, या अनुपात कितना होता है शून्य भार से पूर्ण भार की वोल्टता का अनुपात सबसे ज्यादा किस जनरेटर के लिए होता है? अनुपात ज्यादा का मतलब परिवर्तन सबसे ज्यादा कौन सी जनरेटर में होते हैं? अनुपात कम का मतलब सबसे कम कौन से जनरेटर में होते हैं? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आज के टाइम पे। सीधे थ्योरेटिकल प्रश्न नहीं आते, दो चीजों को मिलाकर एक प्रश्न बना दिया जाता है। शंट जनरेटर में अपनों ने पढ़ा था कि इसमें दो वाइंडिंग होती है। पहली वाइंडिंग कौन सी थी? शंट वाइंडिंग। और दूसरी कौन सी थी अपने पास में? आर्मेचर वाइंडिंग। शंट वाइंडिंग को जो शो किया था अपनों ने, वो शो किया था E1 और E2 से। आर्मेचर वाइंडिंग होती है A1 A2 से। बाहर की तरफ जो अपने पास में रेजिस्टेंस है उसको अपनों ने किससे लिखा था? RL से। ये रेजिस्टेंस RA, और ये रेजिस्टेंस कौन सा है? RSH। ये रेजिस्टेंस कौन सा है? RSH। इक्विवेलेंट सर्किट बताता हूं कैसे शो। कोई भी चीज होती है ना उसको इक्विवेलेंट सर्किट में ले लिया करो। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं, इक्विवेलेंट का मतलब समझते हो सारे, इसका परिणामी सर्किट अगर बनाते हैं अपने, ठीक है, तो अपने पास में एक तो लोड रेजिस्टेंस है यहां पर जिसका नाम क्या है? RSH, है या नहीं है? दूसरा अपने पास में यहां पर एक रेजिस्टेंस है, उसके साथ में एक क्या लगी हुई है? बैटरी लगी हुई है। इस रेजिस्टेंस का मान क्या है अपने पास में? RA। इस रेजिस्टेंस का मान क्या है? RA। उसके बाद में यहां एक रेजिस्टेंस है अपने पास में जिसका नाम क्या है? RL। बन गया अपने पास इक्विवेलेंट सर्किट। ये जो वोल्टेज है, मान लो 200 वोल्ट 300 वोल्ट जितनी भी है, उसमें से ये क्या कर जाएगा? ड्रॉप कर जाएगा। मान लो इसने 2 वोल्ट ड्रॉप कर दी, बच गई कितनी अपने पास? 198। तो इसके पास भी कितनी जाएगी? 198। और इसके पास भी कितनी जाएगी? 198। यानी वोल्टेज जो है वो पैरेलल में जनरेटर के अंदर क्या रहती है? बराबर रहती है। लेकिन क्या जनरेटेड वोल्टेज जो है वो नो लोड वोल्टेज के बराबर है क्या? नहीं है ना बराबर। जनरेटेड तो कितनी थी? 200। और नो लोड वोल्टेज कितनी है अपने पास? 198। इसका अर्थ ये हो गया कि डीसी शंट जनरेटर भी वोल्टता जो है वो लगभग स्थिर रखता है। क्या रखता है? लगभग स्थिर। मतलब लगभग स्थिर का मतलब ये हो गया 2 से 3% इसकी वोल्टता में परिवर्तन होते ही होते हैं। उनका कारण होता है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। उनका कारण क्या होता है? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। आपको ही पता है लोड नहीं है लेकिन आर्मेचर बस तो है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो है, वो तो ड्रॉप करेगा ही ना करेगा। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि इनमें से कौन सा जनरेटर है जिसकी वोल्टता स्थिर रहती है शून्य भार से पूर्ण भार पर स्थिर रहती है, तब तो आपका जनरेटर कौन सा होगा? एक तो होगा आपके सामने शंट जनरेटर, दूसरा होगा लेवल कंपाउंड। दूसरा कौन सा होगा? लेवल कंपाउंड। लेवल का मतलब एक लेवल में वोल्टेज बनी रहती है। पूछा जाए डीसी शंट जनरेटर की वोल्टता में परिवर्तन होते हैं या डीसी शंट जनरेटर की वोल्टता शून्य भार से पूर्ण भार तक रहती है, स्थिर, लगभग स्थिर, या बहुत कम हो जाती है, या शून्य हो जाती है, अब क्या बोलोगे आप? आप क्या बोलोगे? लगभग स्थिर बोलोगे। अब स्थिर नहीं बोलोगे आप। अब क्या बोलोगे? लगभग स्थिर रहती है। मतलब 97% वोल्टता क्या रहती है? स्थिर रहती है। लेकिन आपको 2% वोल्टता का लॉसेस मिलेगा किसके कारण?
आर्मेचर ड्रॉप्स के कारण, जो कितना हो गया अपने पास में, मान लो 4 वोल्ट 5 वोल्ट या 1 वोल्ट, ज्यादा ज्यादा 1-2 वोल्ट तो ड्रॉप करता ही करता है आर्मेचर। समझ में आ गई बात है? ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करनी है। अब आपको ये पूछा जाए कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस 20 ओम है या 200 ओम है, तो बताइए आर्मेचर के इसके अंदर धारा कितनी जाएगी। तो आप इसकी धारा कैसे निकालते हो? पैरेलल में धारा निकालनी आती है सभी को। पैरेलल सर्किट में धारा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर V बटे में RSH। इससे निकालेंगे तो I बराबर V बटे में RA, और इससे निकालेंगे तो I बराबर V बटे में RL। ऐसे निकालते हैं, क्योंकि धारा सभी में क्या रहती है? अलग अलग। पैरेलल सर्किट में धारा क्या रहती है? अलग अलग। शंट धारा निकालेंगे तो 198 अपॉन में कितना आ जाएगा? रेजिस्टेंस 200, अप्रोक्सीमेट 2 एम्पियर के आसपास आ जाएगी। ठीक है, या अप्रोक्सीमेट 1 एम्पियर के आसपास आ जाएगी। अगर यहाँ 2 और जुड़ जाता तो 1 एम्पियर हो जाती, लगभग 1 एम्पियर के आसपास आ जाएगी, है ना। ठीक है, यहां पर आ जाएगी और यहां पर आ जाएगी, और वोल्टेज सभी में क्या रहेगी? एक समान रहेगी। क्लियर है चीज सभी को? इसलिए अपने कह सकते हैं कि पहली बात तो ये जो जनरेटर है ये डीसी सीरीज जनरेटर की अपेक्षा ज्यादा फील्ड वाइंडिंग है, तो वोल्टेज ये ज्यादा फ्लक्स उत्पन्न करेगा या नहीं करेगा? इसका फील्ड फ्लक्स सीरीज वाइंडिंग की अपेक्षा कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा, क्योंकि इसकी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, जबकि सीरीज वाइंडिंग के टर्नों की संख्या क्या होती है? कम होती है। ठीक है, दूसरी बात ये, इसके फील्ड का फ्लक्स कांस्टेंट होने के कारण, क्या होने के कारण? कांस्टेंट होने के कारण आपको जो आउटपुट या जनरेटेड वोल्टेज मिलेगी वो भी क्या मिलेगी? कांस्टेंट मिलेगी। समझ में आ गई बात ये? यानी आपको पता है, या तो आप क्या करो, फ्लक्स को परिवर्तित करवाओ, या फिर किसको परिवर्तित कराओ? गति को परिवर्तित कराओ। अब लोड पर अपने गति तो वही रहती है, लगभग मानते हैं इस चीज को अपने, ठीक है, लेकिन फ्लक्स भी आप परिवर्तित नहीं करा पा रहे। इसका मतलब आपको वोल्टता भी क्या मिलेगी? नियत मिलेगी ना। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से यह भी बन सकता है, अगर किसी जनरेटर पर लोड को बढ़ाया जाए, अगर किसी जनरेटर पर लोड को बढ़ाया जाए तो उसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताओ, घटेगी या बढ़ेगी? उसकी स्पीड घटेगी। उसका रीजन होता है आर्मेचर रिएक्शन। रीजन क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन। समझ में आ गई बात? ये मैंने बोला था ना, जनरेटर दबने लग जाता है तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और टर्मिनल वोल्टता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझने वाली बात है, ये बिल्कुल कम होती है, चाहे मोटर है चाहे वो जनरेटर है, क्योंकि इसमें विचुंबकन का प्रभाव बढ़ जाता है। किसका प्रभाव बढ़ जाता है? विचुंबकन, जो मेन फ्लक्स का क्या करता है? विरोध करता है। समझ में आ रही है मेरी बातें सारे? ज्यादा स्टैंडर्ड तो नहीं बता रहा, सिंपल बातें बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, शंट जनरेटर जो है उसकी सबसे पहली बात ये कि इसको कहा जाता है स्थिर वोल्टता जनरेटर। क्या कहा जाता है? स्थिर वोल्टता या कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर इसको कहा जाता है। दूसरी बात ये, इसे हमेशा किस पर चलाया जाता है? नो लोड पर। इसे हमेशा नो लोड पर चलाया जाता है, लोड पर स्टार्ट इसे नहीं किया जाता। अगर इसको लोड पर स्टार्ट करेंगे तो अपने पास बनने वाली वोल्टेज सारी किसकी तरफ चली जाएगी? लोड की तरफ ही चली जाएगी। इस फील्ड वाइंडिंग में कोई भी, क्योंकि आपको पता है इस फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो। तो सारी बनने वाली धारा किसकी तरफ चली जाएगी? लोड रेजिस्टेंस की तरफ। जब लोड रेजिस्टेंस की तरफ चली जाएगी तो फील्ड का फ्लक्स बढ़ेगा ही नहीं, और जब फील्ड का फ्लक्स नहीं बनेगा तो आपकी वोल्टेज भी उत्पादित नहीं होगी। इसलिए पहले इस जनरेटर को क्या किया जाता है? किस में चलाया जाता है? पहले इस जनरेटर को नो लोड पे चलाया जाता है, और बाद में इस पे क्या लगाया जाता है? लोड लगाया जाता है। समझ में आ गई बात? ये कंपाउंड जनरेटर पढ़ेंगे ना अपने, जब उस जनरेटर को स्टार्ट करने से पहले सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट करना पड़ता है। क्यों शॉर्ट करना पड़ता है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लो होता है तो सारी वाइंडिंग की सारी धारा किस में चली जाती है? सीरीज में। शंट में धारा ही नहीं जाएगी, तो इसलिए पहले सीरीज को क्या करते हैं? शॉर्ट करते हैं इस जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए, बाद में सीरीज को हटा देते हैं, तो फिर दोनों में धारा चली जाती है। आगे समझ में बात है? ठीक है, क्लियर है ना चीज? अब कल मैंने पॉइंट नहीं लिखवाए थे, इनका डाटा लिखवा दिया था सारा। शंट धारा के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ISH बराबर V बटे में RSH। उसके बाद में मैंने बोला RSH वो प्रतिरोध जिसका मान फील्ड के लिए, या कर्दंतिक प्रतिरोध का मान जो है, मैंने आपको बताया था RSH यानी शंट फील्ड का वह मान जिससे नीचे नीचे ये जनरेटर क्या कर सके? वोल्टता का उत्पादन कर सके, और उससे ज्यादा होने पर वोल्टता का उत्पादन न कर सके, यानी शंट फील्ड का प्रतिरोध होता है RSH। VSH जो आपकी वोल्टेज यहां पर चल रही है, ठीक है। और EMF समीकरण भी लिखवा दी थी मैंने शंट जनरेटर के लिए, E बराबर VT प्लस IA इंटू में RA लिखवा दिया था ना। अब पॉइंट लिखने अपने को, आज लिखो। सबसे पहला पॉइंट लिखो, डीसी शंट जनरेटर को स्थिर वोल्टता जनरेटर भी कहा जाता है। डीसी शंट जनरेटर को स्थिर वोल्टता
जनित्र भी कहा जाता है, स्थिर वोल्टता जनित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो, इस जनित्र को सदैव शून्य भार पर, इस जनित्र को सदैव शून्य भार पर आरंभ किया जाता है। इस जनित्र को सदैव शून्य भार पर आरंभ किया जाता है। शून्य भार पर आरंभ किया जाता है। नेक्स्ट लिखो, यह जनित्र या इस जनित्र की फील्ड वाइंडिंग, इस जनित्र की फील्ड वाइंडिंग श्रेणी फील्ड की अपेक्षा अधिक वोल्टता उत्पादित करती है। श्रेणी फील्ड की अपेक्षा अधिक वोल्टता उत्पादित करती है, क्योंकि इस जनित्र में फील्ड वाइंडिंग के टर्नों की संख्या अधिक होती है। फील्ड वाइंडिंग के टर्नों की संख्या अधिक होती है। फिर नेक्स्ट लिखोगे, डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर में शून्य भार से पूर्ण भार तक, शून्य भार से पूर्ण भार तक वोल्टता परिवर्तन बहुत कम होते हैं। शून्य भार से पूर्ण भार तक वोल्टता परिवर्तन बहुत कम होते हैं। लिखो, वोल्टता उत्पादित न करने के कारण, शंट जनरेटर के वोल्टता उत्पादित न करने के कारण, जो शंट जनरेटर होता है उसमें वोल्टेज डेवलप नहीं होगी, उसका रीजन क्या होता है वो लिखवा देता हूं मैं। सीरीज जनरेटर में रीजन लिखवाए थे आपको, वोल्टेज डेवलप न करने के रीजन सीरीज जनरेटर में आपको लिखवाए थे। नंबर 1 रीजन था रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व की समाप्ति। 2 नंबर रीजन मैंने आपको बताया था फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का ओपन और शॉर्ट होना। 3 नंबर रीजन मैंने आपको बताया था डायरेक्शन को रिवर्स करना। अगर रोटेशन ऑफ डायरेक्शन आप रिवर्स कर देते हो तब भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। और उसके अलावा बताया था मैंने बुरसों के संपर्क टूट जाना। समझ में आ गई बात? ये जनरेट होगा पर लोड को नहीं मिलेगा। क्लियर है चीज सभी को? उसके बाद में शंट जनरेटर में देखो, पहला कारण तो वही है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की समाप्ति, क्योंकि ये दोनों जनरेटर किस प्रकार के जनरेटर हैं? स्व उत्तेजित प्रकार के डीसी जनरेटर हैं, सेल्फ एक्साइटेड प्रकार के। और सेल्फ एक्साइटेड प्रकार के जनरेटर जो होते हैं उनके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व होना आवश्यक है। क्या बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के ये वोल्टता बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। चाहे सीरीज है, चाहे शंट है, चाहे कंपाउंड है, ये तीनों ही जनरेटर ऐसे हैं जो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के वोल्टता जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो पहला कारण तो यही लिखेंगे आप लोग। लिखो अवशिष्ट चुंबकत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अवशिष्ट चुंबकत्व, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म न होने की उपस्थिति में, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म न होने की उपस्थिति में फिर नेक्स्ट बात, घूर्णन दिशा को विपरीत करने पर, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो भी जनरेट नहीं होगा ईएमएफ। घूर्णन दिशा को विपरीत करने पर। 3 नंबर बात, शंट फील्ड का प्रतिरोध, शंट फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक होने पर, शंट फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में क्रिटिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं,
शंट फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से कम होने पर, ज्यादा होने पर, कम तो रखना पड़ता है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो जनरेट नहीं होगी वोल्टेज। नेक्स्ट, अधिक होने पर, बस वो कारण तो वही लिख रहे हैं ना अपने, वोल्ट का उत्पादन न होने के कारण। नेक्स्ट लिखो, जनरेटर के आर्मेचर की गति क्रांतिक गति यानी क्रिटिकल स्पीड से कम होने पर, क्रिटिकल स्पीड का मतलब समझते हो सारे। जनरेटर के लिए वोल्टता उत्पन्न करने के लिए एक निश्चित स्पीड होती है, ऐसे नहीं उसको आप 5 आरपीएम पे चलाओगे तो भी वो वोल्टता बना देगा, उसके लिए एक निश्चित फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, तब जाके वोल्टेज जनरेट करता है। उस स्पीड को कहा जाता है क्रिटिकल स्पीड, क्रांतिक गति। ठीक है, उसके बाद लिखो, लोड प्रतिरोध जो बाहर आप लोड लगा रहे हो, आरएल लोड रेजिस्टेंस, यानी लोड प्रतिरोध का मान क्रांतिक लोड प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए, क्रांतिक लोड प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट लिखोगे, यदि शंट जनित्र को भार पर आरंभ किया जाए, ये इतने कारण है वोल्टेज न बनाने के। अगर लोड पर आप स्टार्ट कर दोगे तो भी ये वोल्टेज नहीं बनाएगा। समझा गई बात ये? अब हेडिंग लगा लो, क्रिटिकल रेजिस्टेंस, क्रांतिक प्रतिरोध। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, क्रिटिकल रेजिस्टेंस, हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक प्रतिरोध। पहले तो ये बताओ मुझे, क्रांतिक प्रतिरोध, क्रांतिक लोड रेजिस्टेंस, इनका संबंध कौन से जनरेटर से होता है? शंट जनरेटर से। और शंट जनरेटर से क्रांतिक प्रतिरोध का संबंध कौन सी वाइंडिंग से होता है? फील्ड वाइंडिंग से। कौन सी वाइंडिंग से? फील्ड वाइंडिंग से। फील्ड वाइंडिंग क्या सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग है क्या? फील्ड वाइंडिंग है ना दोनों। क्या फील्ड वाइंडिंग के रूप में कंपनसेटिंग का यूज भी करते हैं अपने? कंपनसेटिंग का यूज भी फील्ड वाइंडिंग के रूप में करते हैं। पृथक उत्तेजित जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है? सीरीज वाइंडिंग या शंट वाइंडिंग, या इनमें से कोई नहीं? पृथक उत्तेजित सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है? सीरीज वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। भी पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर है ना, तो उसमें सीरीज वाइंडिंग होती है ना शंट वाइंडिंग, उसमें अलग ही वाइंडिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग। उसमें क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग होती है। नो टर्न्स रिक्वायर्ड, उसमें टर्नों की वो नहीं पढ़ना अपने को कि मोटा तार, कम टर्न्स, पतले तार, अधिक टर्न्स, वो पढ़ने की जरूरत है नहीं है। पृथक उत्तेजित में टर्नों की संख्या एज रिक्वायरमेंट के अनुसार रख दी जाती है। समझ में आ गई बात? ये तो सीरीज वाइंडिंग सिर्फ सीरीज जनरेटर में और शंट वाइंडिंग सिर्फ शंट जनरेटर में। निम्न में से कौन सी कुंडलन है जो सभी जनरेटरों में कॉमन रहती है? कौन सी होती है बताओ? आर्मेचर वाइंडिंग। सभी में क्या रहती है? कॉमन रहती है, चाहे कोई सा भी जनरेटर पढ़ लो आप। यहां तक कि आप डायनेमो भी पढ़ोगे तो उसमें कौन सी वाइंडिंग कॉमन रहेगी? आर्मेचर वाइंडिंग। क्लियर है चीज सभी को? ठीक है। क्या कंपनसेटिंग और इंटरपोल कॉमन नहीं रहती सभी में? क्यों नहीं रहती? कंपनसेटिंग का काम होता है विचुंबकन को कम करना, डीमैग्नेटाइजेशन, आर्मेचर रिएक्शन को कम करना, और आर्मेचर रिएक्शन हर जनरेटर में होती है। एज रिक्वायरमेंट ये चीज बोली जाती है कि कंपनसेटिंग और इंटरपोल जो होती है वो सिर्फ बड़े जनरेटरों में यूज होती है। कौन से जनरेटरों में? बड़े जनरेटरों में, जो हैवी लोड पर चलते हैं। छोटे जनरेटरों में कंपनसेटिंग वगैरह नहीं होती कुछ भी। छोटे में तो दो ही होती है, एक सीरीज वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग, बस 4 ही सिरे बाहर होते हैं। लेकिन जो बड़े हैवी जनरेटर्स होते हैं जिनके अंदर आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा होती है, वहां पर अपने पास में कंपनसेटिंग भी होती है, इंटरपोल भी होती है, और वो डमी कोयल और इक्विलाइजर रिंग, ये सारी चीजें उन्हीं में होती है, क्योंकि वो हैवी स्पीड और हैवी लोड पर चलते हैं। समझ में आ गई बात? ये तो लॉसेस भी वहां पर क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। छोटे जनरेटरों में इनकी जरूरत नहीं पड़ती, पढ़ते हैं अपने इनको, क्योंकि जब भी किसी चीज का निर्माण होता है ना तो उसकी खामियां आती है सामने। समझ में आई बात? है आप लोग बाइक खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो,
न्यू जनरेशन मोबाइल आता है, अगले 2 महीने बाद नया जनरेट हो जाता है, उसी को क्या कर दे वो हाइब्रिड कर देते हैं, कुछ कमियां पीछे वाले में रहेगी उसको पूरा कर देते हैं। बाइक में भी यही सिस्टम होता है, 2016 मॉडल था उसमें कुछ कमियां थी, उसी को सुधार के 17 मॉडल कर दिया, फिर 18 मॉडल निकाल दिया, फिर 19 मॉडल, फिर 20 मॉडल, चेंज तो कुछ हुआ नहीं, बस वो नया हाइब्रिड करते रहते हैं। वही चीज सेम इसमें होती है, जनरेटरों में भी यही चीज होती है, कुछ भी नहीं है, जैसे रिक्वायरमेंट है जनरेटर को वैसे हाइब्रिड कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस लिखो, इसके अंदर लिखो शंट फील्ड का वह अधिकतम प्रतिरोध जिसके पश्चात शंट फील्ड का वह अधिकतम प्रतिरोध जिसके पश्चात यह जनित्र वोल्टता का उत्पादन न करे। समझ आ गई होगी बात ये? ठीक है। इसका रीजन बताया था मैंने कल आपको, अगर शंट फील्ड का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो शंट में धारा नहीं जाएगी, और शंट में धारा नहीं जाएगी तो ओरस्टेड के नियम से किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित की जाए तो चालक के चारों ओर क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या धारा नहीं जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। तो इसलिए क्रांतिक प्रतिरोध से कम प्रतिरोध रखा जाता है। और मैंने आपको नॉर्मली बताया भी था कि क्रांतिक प्रतिरोध से ज्यादा प्रतिरोध होने का एक ही चांस है। क्या चांस हो सकता है? फील्ड वाइंडिंग का ओपन होना, इसके अतिरिक्त कोई भी चार्ज नहीं है। क्योंकि आप इस चीज को समझ सकते हो प्रैक्टिकली कि आपने किसी फील्ड वाइंडिंग के अंदर टर्नों की संख्या अगर मान लो 100 लगाई है, तो क्या चलती हुई स्थिति में टर्न 100 से 200 हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते, ना ही वो कम हो सकते हैं। बस एक काम हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। जो आपका टर्न्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं? ब्रेक हो सकते हैं, बीच में से टूट सकते हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो कोई भी कारण आ जाए। ठीक है, लिख दो इसके अंदर, यदि शंट फील्ड ओपन सर्किट, यदि शंट फील्ड ओपन सर्किट, शंट फील्ड ओपन सर्किट हो जाए तो, शंट फील्ड ओपन सर्किट हो जाए तो उसका प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ज्यादा या क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक, तो उसका प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक माना जाएगा। तीन वाइंडिंग आपके सामने होती है, D1, D2, A1, A2 और E1, E2। इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है? E1, E2 का, जिसको कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं अपने? शंट। ये कौन सी है? आर्मेचर। और ये कौन सी है? सीरीज वाइंडिंग। सीधे टेस्ट करने आते हैं, चेक करना होता है। जब अपने सीरीज वाइंडिंग का टेस्टिंग करते हैं लैंप के द्वारा, सीरीज टेस्टिंग लैंप के द्वारा करते हैं ना, तो मुझे बताओ जो लैंप है उसका प्रकाश कैसा होगा? वो लाइटिंग कैसी करेगा? डिम या फिर हाई? लैंप जो प्रकाशित होगा, जलेगा, लाइट देगा, वो ज्यादा देगा या कम देगा? आपको ज्यादा देगा। रीजन क्या होता है? प्रतिरोध कम होना, 0 से 1 ओम। समझ आ गई बात ये? दूसरी बात, यही सेम केस अगर शंट वाइंडिंग आर्मेचर के लिए किया जाए तो लैंप का प्रकाश कैसा होगा? इस कंडीशन में भी क्या होगा? उच्च। मतलब ये हो गया कि अगर आप सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के द्वारा सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग की टेस्टिंग करते हो, उनके सिरों का पता लगाते हो, उनके रेजिस्टेंस का पता लगाते हो, तो दोनों में लैंप एक जैसा जलेगा। जलेगा या नहीं जलेगा? क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस 0 से 1 ओम के बीच में होता है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूं आपको, दोनों में से किसका रेजिस्टेंस कम होता है? बताओ मुझे। आर्मेचर का कैसे कम होता है? उसमें तो ब्रश भी लगे होते हैं। सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर्मेचर की तुलना में क्या होता है? कम होता है। उसका कारण होता है इसके अंदर लगे होते हैं ब्रशेस। क्या लगे होते हैं? ब्रशेस प्लस कम्यूटेटर खंड।
समझ में आ गई बात ये? वो आर्मेचर होता है पूरा, न कि सिर्फ वाइंडिंग को अपने आर्मेचर लेते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात ये? ठीक है। इन दोनों में से कैसे आप लोग विभिन्नता करोगे, डिफरेंस कैसे करोगे कि ये सीरीज है और ये शंट है? क्योंकि जनरेटर के अंदर टर्नों से तो पता चलता नहीं है, ना ही आपको बाहर से देखने से पता चलेगा। मान लिया आप अंदर से पता लगा लोगे ये तार कहां जा रही है, ये आर्मेचर पे जा रही है, तो ये आर्मेचर की है, पता लगा लिया आपने। लेकिन अगर वो आर्मेचर पूरा बंद है, बाहर से जनरेटर पूरा बंद है, आपके सामने तो 4 तारे ही है ना, तो उसमें आप 4 तारे अगर मान लो वो यही है, 2 सीरीज की और 2 आर्मेचर की, तो लैंप तो एक जैसा जलेगा, फिर पता कैसे लगाओगे आप लोग? प्रतिरोध तो दोनों का सेम होता है, कैसे पता लगाओगे? 2 चीजें होती है, देखो मैं बताता हूं। आर्मेचर का रेजिस्टेंस पता लगाओगे आप लोग, एक कारण तो ये कर सकते हो आप लोग कि इसकी कंटिन्यूटी किसके साथ चेक करोगे? ब्रशों के साथ में। किसके साथ चेक करोगे? ब्रशों के साथ। टेस्टिंग आप सिरों के साथ करके ब्रशों के साथ अगर टेस्टिंग करते हो और लैंप प्रकाशित हो गया, जल गया, तो समझ लो वो कौन सी वाइंडिंग है? आर्मेचर वाइंडिंग। वरना सिंपल तरीका है, आप लोगों ने जिस प्रकार से व्यवस्था बनाई है उसी तरीके से व्यवस्था बनाओ। आर्मेचर को थोड़ा घुमाओ हाथ से, शाफ्ट होते हैं ना बाहर की तरफ, उसको घुमाओ, आपको रीडिंग में क्या दिखाई देगा? चेंज दिखाई देगा। अगर वो चेंज आ जाए तो वो कौन सी वाइंडिंग है? आर्मेचर। अगर वो चेंज नहीं आए तो वो रीडिंग कौन सी है? सीरीज वाइंडिंग है। समझ आ गई बात ये? क्योंकि आर्मेचर को आप घुमाओगे तो उसके वाइंडिंग के टर्न क्या होंगे? चेंज होंगे। ब्रश तो आपको पता है एक साथ सारी वाइंडिंग को शॉर्ट करता है क्या? नहीं करता ना, कुछ टर्नों को शॉर्ट करता है। जब आप उसको घुमाओगे तो वो टर्न्स क्या होंगे? चेंज होंगे। तो रेजिस्टेंस पहले अनंत आएगा, फिर शून्य आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा। तो अपने को पता चल जाएगा ये किसके सिरे हैं? आर्मेचर के। मेरा क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में भी आया हुआ है कि शंट वाइंडिंग का या किसी शंट जनरेटर में सिरे टेस्टिंग करते समय शंट वाइंडिंग का पता लगाया जाता है। उदाहरण बताओ कैसे पता लगाओगे? एक नंबर बात तो ये कि अगर आप यहां पर लैंप लगाते हो तो आपका लैंप, पहली चीज तो ये कि प्रकाशित ही नहीं होगा। लैंप जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, जलेगा नहीं। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है? बहुत ही ज्यादा। अब लैंप नहीं जला, उसके 2 कारण भी हो सकते हैं। वाइंडिंग ओपन भी तो हो सकती है, वाइंडिंग ओपन भी तो हो सकती है। ये सबसे आसान तरीका होता है इसका पता लगाने का। जैसे ही आपने सीरीज टेस्टिंग बोर्ड लगाया और सिरों पर क्या हुई? स्पार्किंग। सिरों पर क्या हुई? स्पार्किंग। तो वह जनरेटर के कौन से सिरे होंगे? शंट वाइंडिंग की। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि एक जनरेटर की टेस्टिंग करते समय पाया गया कि उसकी फील्ड वाइंडिंग में उच्च स्पार्किंग होती है, तो यह कौन सी वाइंडिंग के सिरे हो सकते हैं? शंट वाइंडिंग के। इनमें स्पार्किंग नहीं होगी, इसका हाई रेजिस्टेंस होने के कारण स्पार्किंग इसमें ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। और स्पार्किंग ज्यादा होती है तो अपने को पता चल जाएगा ये जनरेटर कौन सा है? शंट जनरेटर है। और ये वाइंडिंग कौन सी है? शंट वाइंडिंग है। क्लियर है चीज सभी को? अब नेक्स्ट लिख दो शंट जनरेटर के अभिलक्षण। शंट जनरेटर के अभिलक्षण। और शंट जनरेटर कंप्लीट है, बस अभिलक्षण पढ़ने हैं, उसके बाद जनरेटर कंप्लीट है। शंट जनरेटर के अभिलक्षण, एक अभिलक्षण तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है अब आपको। कौन सा? ओपन लूप। ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। ओपन लूप अभिलक्षण कल अपनों ने पढ़ दिया था। ओपन लूप कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको अपनों ने बोला था मैग्नेटाइजेशन वक्र किस किस के बीच में खींचा गया था? फील्ड धारा और जनरेटेड ईएमएफ के बीच। किस किस के बीच था? फील्ड धारा और जनरेटेड ईएमएफ के बीच। और ये बोला था कि जैसे जैसे आप फील्ड धारा बढ़ाओगे जनरेटेड ईएमएफ भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये तो कॉमन ही होता है सभी के लिए। दूसरा अपने पढ़ देते हैं इसके लिए इंटरनल, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, जिसको क्या बोलते हैं? आंतरिक अभिलक्षण। किस किस के बीच होंगे बताओ? किस किस के बीच होंगे? नो लोड वोल्टेज और आर्मेचर धारा। समझ आ गई बात? ये नो लोड वोल्टेज और आर्मेचर धारा के बीच में कौन से जनरेटर खींचे या कौन से धारा खींचे जाएंगे? आर्मेचर धारा भी ले सकते हो यहां पर, और आप शंट धारा भी ये भी ले सकते हो, लोड धारा भी। क्योंकि सिंपल सी बात है, लोड बढ़ाओगे तब क्या बढ़ेगा? आर्मेचर धारा का मान भी बढ़ता है और टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लोड बढ़ाने पर आर्मेचर धारा का मान कैसे बढ़ता है बता सकते हो आप मेरे को? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते? चलो ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है। यहां पर अपने आंतरिक अभिलक्षण खींच रहे हैं, और आंतरिक का मतलब इंटरनल, और इंटरनल में कौन होता है? ईएमएफ और आर्मेचर धारा। ये तो पता ही है ना। जनरेटर के अंदर की तरफ कौन सी वोल्टता बनती है? ईएमएफ और आर्मेचर धारा। ग्राफ खींच लेते हैं अपने।
ये अभिलक्षण जो है ये कौन सी राशियों के बीच खींच रहा हूं मैं? क्या मैं इसको VI ग्राफ बोल सकता हूं? बोल सकता हूं ना VI ग्राफ, क्योंकि ये वोल्टेज और धारा के बीच में है, ये VI ग्राफ ही होता है। इस तरफ ले लेते हैं अपने कौन सी धारा? आर्मेचर धारा, और यहां पर ले लेते हैं अपने नो लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज, मुझे ये बताओ नो लोड वोल्टेज का मान जनरेटर वोल्टेज से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा ना। क्यों? क्योंकि जनरेटेड वोल्टेज वहां तक है, बुरुशों तक नहीं गई, और नो लोड वोल्टेज वो है जो बुरुशों के बाद है। तो बुरुशों के बाद है, इसका मतलब बुरुशों ने ड्रॉप कर लिया कुछ ना कुछ। एक लाइन खींची मैंने ऊपर वाली, ये डैश डैश से जो लाइन शो कर रहा हूं मैं, ये समझ लेना आप कौन सी वोल्टेज है? जनरेटेड वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज है ये? जनरेटेड वोल्टेज, जो जनरेटर ने जनरेट की है। आर्मेचर में यही है, कम्यूटेटर तक है बस खाली, अभी बुरुशों पर प्राप्त नहीं की। जब आप टेस्टिंग करोगे, वोल्टमीटर लगाओगे, तो आपको किससे मिलेगी? वो बुरुशों से होकर मिलेगी ना, तो बुरुश ड्रॉप कर जाएंगे वोल्टेज का। जब बुरुशों ने ड्रॉप किया तब आपके पास कौन सी वोल्टेज आएगी? कौन सी आएगी? नो लोड वोल्टेज। और नो लोड वोल्टेज का मान जो है वो जनरेटेड वोल्टेज से कुछ क्या हो जाता है? कम हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। इस तरीके से ये ग्राफ जो आपको झुक रहा है ये कुछ कम हो जाता है। ये जो कमी आई आपके सामने यहां से यहां तक, ये किसके कारण आई? आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप के कारण। किसके कारण आई ये कमी? आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप के कारण बहुत कम कमी आई। अभी तक लोड है क्या जनरेटर पर? नहीं है ना, ठीक है। ये कौन से अभिलक्षण पढ़े अपनों ने? इंटरनल अभिलक्षण, ठीक है। तो अपने क्या बोल सकते हैं कि जनरेटर पर नो लोड पर भी वोल्टता वही है, ठीक है। अब अपने फुल लोड की बात कर लेते हैं, और फुल लोड पर पढ़ने के लिए कौन से अभिलक्षण पढ़ते हैं अपने? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जिसको क्या बोलते हैं? बाहरी अभिलक्षण। समझ आ रहे हैं ना? ये किस किस के बीच में खींचेंगे इनको अपने बताओ? टर्मिनल वोल्टता और लोड धारा। पहले तो मुझे बताओ टर्मिनल वोल्टता और लोड धारा में क्या संबंध होता है? प्रोपोर्शनल का या एंटी प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती? बताओ। जब आप लोड धारा को बढ़ाओगे तो टर्मिनल वोल्टता क्या होती है? घटती है, घटती है ना अपने पास। अब बताओ जनरेटर की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? स्पीड भी क्या होगी? घटेगी, ठीक है। अभिलक्षण खींचे एक्सटर्नल अपनों ने, जो खींचे जाते हैं लोड वोल्टेज। VT को आप क्या बोल सकते हो? फुल लोड वोल्टेज। क्या बोल सकते हो? फुल लोड वोल्टेज। और ये अपने पास जो करंट है ये कौन सी करंट है? लोड करंट है। अब अपने पास में जो करंट थी, जो अभी अभी अपने झुकाया था थोड़ा सा, ये कौन सी करंट थी? नो लोड वोल्टेज। ये कौन सी थी? नो लोड वोल्टेज। यहां पर झुकी है ना थोड़ी सी। अब फुल लोड वोल्टेज का मान नो लोड वोल्टेज से ज्यादा आएगा या कम आएगा? इससे क्या आएगा? कम, क्योंकि अब अपने पास आर्मेचर रिएक्शन भी होने लग गई। इस टाइम लिख देता हूं नो आर्मेचर रिएक्शन। अभी आर्मेचर रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जनरेटर पर लोड नहीं है। आर्मेचर रिएक्शन कब आएगी? जब क्या आएगा? जनरेटर पर लोड आएगा। जब आर्मेचर रिएक्शन आई तो उस कंडीशन के अंदर वोल्टता का मान नो लोड वोल्टता से भी कुछ क्या हो गया? कम। इस कंडीशन तक वोल्टता का मान कम होगा। एक अजीब सी बात और देखना जनरेटर के अंदर, इस पॉइंट पर वोल्टता का मान कम हो गया, इससे थोड़ा कम हुआ, तो ये रीजन क्या बोल दिया अपनों ने? यहां क्या रीजन दे दिया अपनों ने? क्या रीजन दे दिया? आर्मेचर रिएक्शन। क्या रीजन दे दिया अपनों ने? आर्मेचर रिएक्शन। टोटल इतनी वोल्टता खराब होगी ना अपने पास में, उस कितना परसेंट आ गई? 3 से 5%। ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो हो गया वो कितना परसेंट हो गया? 3 से 5%। तो वोल्टता में कमी कितनी आ गई? 3 से 5%। मिल गई कितनी अपने को? 95 से 97%, जो कि नए के बराबर कमी है। बोल सकते हैं ना अपने, नए के बराबर कमी है। लेकिन सीरीज जनरेटर में वोल्टता में कमी 25% तक आ जाती है। कितने परसेंट तक आ जाती है? 25% तक। 25% बहुत होता है। 200 का 25% कितना होगा? 50 होगा ना। 200 वोल्ट 150 पे आ गई, कमी कितनी आ गई देख लो, बहुत कमी आ गई ना। और 2 से 5% तो कुछ भी नहीं है। इस कंडीशन के अंदर यहां तक जैसे जैसे आप लोड बढ़ा रहे हो, वोल्टता का मान, पहले यहां तक कोई कमी थी क्या? नहीं कमी थी। लेकिन कुछ समय बाद में वोल्टता क्या हुई? कुछ कम हुई। और अगर आप फिर भी लोड नहीं रोकते हो, बढ़ाते रहते हो, तो वोल्टता का मान कम होते 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 क्या हो जाएगा? 0। कम होते होते क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस का मान क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम हो जाएगा, तो
तो जनरेटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आप समझते हो ना इस चीज को, जनरेटर पर लोड बढ़ाए रखोगे बढ़ाए रखोगे बढ़ाए रखोगे तो आपकी लोड धारा क्या रखेगी, बढ़े रखेगी बढ़े रखेगी बढ़े रखेगी। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे आप कल रेजिस्टेंस को कैसे बढ़ा रहे थे, पैरेलल में बढ़ा रहे थे ना, बढ़ा रहे थे नहीं बढ़ा रहे थे, आप इस रेजिस्टेंस को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, लास्ट में 8 एम्पियर धारा आई थी अपनी, 8 से 16 एम्पियर आएगी, फिर 24 एम्पियर 36 एम्पियर, ऐसे करते करते धारा तो बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि रेजिस्टेंस का मान शून्य के करीब आ जाएगा और धारा का मान बहुत ही ज्यादा। इस स्थिति को आप क्या बोलोगे, शॉर्ट सर्किट बोलेंगे ना अपने, ठीक है। तो अति भार पर जो शंट जनरेटर होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, शॉर्ट सर्किट जनरेटर, शॉर्ट सर्किट जनरेटर। और ये जो रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस पर ये कहानी होगी उसको बोलते हैं क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। मैंने पॉइंट दिखाया था ना आपको ये कि क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस से कम अगर लोड आ जाएगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, जीरो होगी ना, वोल्टेज यहां पर जीरो। तो वोल्टेज जीरो होने का कारण यह भी होता है कि प्रतिरोध भी एक सामान्य स्तर तक लोड आता है एक जनरेटर पर। अब 5 किलोवाट का लोड जनरेटर है और उस पर आप लोड लगा रहे हो 15 किलोवाट का, जनरेटर तो गया बेचारा, जल जाएगा, नहीं जलता क्या बताओ मुझे। यही होता है ना, जब आप जनरेटर को ज्यादा लोड लगाते हो तो वो जलता है, बंद होना चाहिए ना। जबकि तो बाइक पे 4 देने की जगह 5 बैठ जाते हैं तो बाइक हो जाती है, बंद हो जाती है ज्यादा, है ना। लेकिन जनरेटर क्या हो जाता है, वाइंडिंग जला देता है, वो तो जलाता नहीं जलाता। तो इसका रीजन क्या हुआ, हाई करंट फ्लो होती है उसके अंदर, तभी वाइंडिंग जलती है या नहीं है इस चीज का, ठीक है। अब ये दोनों ग्राफ आप आसानी से साफ साफ सुंदर सुंदर उतार लो, सारी कहानी इन्हीं के अंदर आ चुकी है, लिखवाने की कोई जरूरत भी नहीं है आपको। डाटा मैंने इसी में लिख दिया है सारा जितना है वो। ये शंट जनरेटर के अभिलक्षण हो गए और शंट जनरेटर कंप्लीट है। अब अपने शुरू करते हैं कंपाउंड जनरेटर। इंग्लिश में समस्या तो नहीं है किसी को, हिंदी में बड़ी समस्या होती है बच्चों को, तुम इंग्लिश में पढ़ते नहीं। यहां से आपको एक चीज और पता चल गई कि आर्मेचर रिएक्शन नो लोड पर शून्य होती है और लोड पर ज्यादा होती है आर्मेचर रिएक्शन।
हो गया नोट क्या ये? समझाऊंगा मैं एक बार ये। ये हो गया नोट। नेक्स्ट अपने पास जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर के टाइप मैंने लिख दिए हैं, एक बार थोड़ा सा उनको बता देता हूं, देख लो आप लोग। डीसी कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? योग, या क्या बोलते हैं, मिश्रण। आगे बात समझ में ये, ठीक है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि आप लोगों ने मान लो एक तरफ ले लिया H2O और दूसरी तरफ ले लिया NaCl। NaCl क्या होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो अपने पास में क्या मिल जाता है? मिश्रण मिल जाता है अपने पास। कंपाउंड बना देते हैं ना अपने इनका, ठीक है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, फिटकरी हो गई, ये सारे क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। या सिंपल सी बात बैटरी में पढ़ते हैं अपने, विलियन अपघटे, क्या क्या मिला होता है उसके अंदर? H2SO4 प्लस में H2O, जो भी कौन सा अशुद्ध जल, कौन सा जल होता है? अशुद्ध जल। इसको कंपाउंड ही तो बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं? कंपाउंड। वैसे ही जनरेटर के अंदर भी यही कहानी है। अभी तक आपने पढ़ा था सीरीज और शंट। अब कंपाउंड का मतलब ये हो गया जिसमें सीरीज और शंट दोनों के अभिलक्षण है, वो क्या है? कंपाउंड है। अब सीरीज और शंट दोनों के अभिलक्षण है, इसलिए अपने इसको नो लोड पर भी चला सकते हैं और लोड पर भी चला सकते हैं। आगे बात समझ में ये, सीरीज को अपने नो लोड पे नहीं चलाते थे और शंट को अपने लोड पे नहीं चलाते थे, और ये ऐसा जनरेटर है जिसको लोड और नो लोड दोनों पे चलाया जा सकता है। तो आप किसका यूज करना सही मानोगे, इसका या उन दोनों में से किसी एक का? इनका यूज करेंगे। अगर सीरीज की भांति यूज करना है तो भी इसका यूज कर सकते हो, शंट की भांति यूज करना है तो भी इसका यूज कर सकते हो। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। अगर मान लो आपको ऐसा व्यवहार चाहिए कि ना तो वोल्टता ज्यादा जाए और ना ही बहुत कम हो, तो किसका यूज कर सकते हो? कंपाउंड का। आगे बात समझ में ये। तो कंपाउंड जनरेटर जो है वे उपयोगिता की दृष्टि से सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, चाहे कहीं पर भी यूज करें, सीरीज शंट दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है ये। सबसे पहले कंपाउंड जनरेटर का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, जिसमें आपको क्या क्या मिल सकता है। एक वाइंडिंग कौन सी है अपने सामने? शंट वाइंडिंग। दूसरी कौन सी अपने सामने? सीरीज वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग के साथ श्रेणी में कौन है? आर्मेचर वाइंडिंग। तीनों वाइंडिंग आ गई अपनी, ठीक है। ये है E1 और ये क्या है? E2। ये D1, D2, A1 और A2, और यहां पर अपने पास में क्या हो सकता है? लोड हो सकता है, ठीक है, या टर्मिनल वोल्ट था। अब देखो ये जो जनरेटर है इसको अपने क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग और शॉर्ट बाद की बात, इसको क्या बोल सकते हैं अपने? कंपाउंड जनरेटर बोल सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग और शॉर्ट शंट क्या होते हैं? पहले लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट की बात करते हैं। शंट का मतलब क्या होता है? जो पैरेलल में वाइंडिंग जुड़ी हुई है। शंट का मतलब क्या होता है? जो पैरेलल में जुड़ी हुई है। और पैरेलल में कौन सी वाइंडिंग है? शंट वाइंडिंग। अब देखो अगर यहां से कोई धारा निकलती है, उसको शंट वाइंडिंग में जाने तक ज्यादा लंबा मार्ग तय नहीं करना पड़ रहा, करना पड़ रहा है नहीं करना पड़ रहा, और उसके लिए अपने को एक व्यवस्था भी करनी पड़ेगी बीच में कि इसको पहले क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। समझ में आ गई बात ये। तो अगर ये डायग्राम आपको पूछा जाए कि लॉन्ग शंट का मतलब क्या होता है, तो सीधी सी बात है ये कि शंट जो धारा है उसको, शंट धारा को शंट फील्ड तक पहुंचने के लिए एक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। या सीधी सी बात ये कि इसमें जो शंट वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों के किस क्रम में होती है? पैरेलल में होती है। तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे? लॉन्ग शंट। क्या बोल देंगे? लॉन्ग शंट कंपाउंड। अब अगर इसको मैं शॉर्ट शंट बनाऊं तो मैं क्या कर सकता हूं? शंट वाइंडिंग को केवल किसके साथ में जोड़ सकता हूं? आर्मेचर के साथ में। ये कौन सा बन गया? शॉर्ट शंट। अब देखो आर्मेचर धारा सीधी यहां से चली जाएगी, ठीक है। और अब शंट वाइंडिंग सिर्फ किसके समांतर क्रम में है? आर्मेचर के। तो ये कौन सा हो गया? शॉर्ट शंट। ये कौन सा हो गया? शॉर्ट शंट। समझ में आ गई लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट की बात। अब बात आती है किसकी? कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। कम्युलेटिव का हिंदी शब्द अर्थ होता है संचित।
क्या होता है? संचित या संचयी। और डिफरेंशियल का मतलब होता है विभेद। क्या होता है? विभेद या अंतर, जिसको आप बोलते हो। क्या बोलते हो? अंतर। डिफरेंस और संचयी। संचयी जो है उसका सीधा शब्द एडिशन से होता है। किससे होता है? एडिशन, जोड़ना। ठीक है, इस जनरेटर के अंदर ही अपने बात कर लेते हैं कि देखो ये कौन सी धारा है? ISC, क्योंकि यहां नोड है अपने पास, और नोड से धारा कितने मार्ग लेगी? 1 और 1 2। और इधर जो धारा आ रही है वो कौन सी है? ISH। ये दोनों वाइंडिंग कहां पर होती है? पहले मुझे ये बताओ, ये दोनों वाइंडिंग कहां पर होती है जनरेटर के अंदर? पोलों पर। दोनों ही पोलों पर होती है ना। अब दोनों ही वाइंडिंग एक ही स्थान पर है, लेकिन दोनों में धारा की दिशा क्या है? एक दूसरे के विपरीत है या नहीं है? जब धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो इनका फ्लक्स जुड़ने वाले स्वभाव का होगा या घटने वाले स्वभाव का होगा? घटने वाले स्वभाव का होगा ना, क्योंकि अपनों ने पढ़ा था, दो समांतर धारावाही चालक रख दिया जाए, अगर उनमें धारा की दिशा भिन्न भिन्न है तो उनका फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करेगा, और अगर धारा की दिशा दोनों में समान है तो उनका फ्लक्स एक दूसरे का सहयोग करेगा, जुड़ने वाले स्वभाव का होगा। समझ में आ गई बात? ये दोनों फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा भिन्न भिन्न होने के कारण इन दोनों का फ्लक्स एक दूसरे का क्या करता है? विरोध करता है। तो शंट फ्लक्स माइनस कौन सा फ्लक्स हो जाएगा? सीरीज फ्लक्स, बराबर कौन सा फ्लक्स आ जाएगा? रिजल्टेंट फ्लक्स, कुल फ्लक्स। अब बताओ मुझे, कुल फ्लक्स का मान घटेगा या बढ़ेगा? घट जाएगा ना अपने पास। तो वोल्ट तक घटेगी या बढ़ेगी? घट जाएगी। समझ में आ गई बात? ये यानी कि इस जनरेटर को डिफरेंशियल जनरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिफरेंशियल जनरेटर। क्यों कहा जाता है? पहला कारण, दोनों फील्ड वाइंडिंग में धारा का मान क्या है? अलग अलग दिशा में है, या धारा दोनों में अलग अलग दिशा में है। दूसरा कारण, दोनों का फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। और अगर ये कम्युलेटिव होता तो क्या चेंज होते इसके अंदर? कम्युलेटिव होता तो क्या चेंज होते? अब देख सकते हो आप, कम्युलेटिव बना देते हैं। चलो, ये तो डिफरेंशियल था ना, इसको कम्युलेटिव बना देते हैं अपने। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? तो वो तो लॉन्ग सेंट में ले लो, शॉर्ट सेंट में, दोनों में आएंगे ये। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। एक बार उसमें बढ़ा दे, बना ले, तेरे को टेंशन हो गई। अब ठीक है? अब ठीक है? अब तो दिक्कत नहीं है। ये कौन सा है? लॉन्ग सेंट, शॉर्ट सेंट? शॉर्ट सेंट या लॉन्ग सेंट बोलो जल्दी से। शॉर्ट सेंट जनरेटर है। ठीक है, ये कौन सी वाइंडिंग है? शंट वाइंडिंग। और ये कौन सी है? सीरीज वाइंडिंग। यहां से जो धारा जाएगी वो कौन सी है? आर्मेचर धारा, जो दो भागों में बढ़ जाएगी। इसमें आएगी कौन सी? शंट धारा। और उसमें कौन सी जाएगी? अब देखो सीरीज धारा कैसे जाएगी, यहां से आकर इस प्रकार से आएगी। आएगी या नहीं आएगी? अब देखो, दोनों धारा अलग अलग दिशाओं में है, एक ही दिशा में है? एक ही दिशा में। तो दोनों का फ्लक्स कैसा होगा? जुड़ने वाले स्वभाव का। तो कुल फ्लक्स का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो ईएमएफ भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव जनरेटर। क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव जनरेटर। जो बात है वो ये है, एक नंबर बात, लॉन्ग शंट जनरेटर वो होता है जिसमें शंट वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर और सीरीज दोनों के पैरेलल में होती है। और शॉर्ट शंट वो होता है जिसमें केवल किसके पैरेलल में होती है? आर्मेचर वाइंडिंग के। कम्युलेटिव जनरेटर वो है जिसमें फील्ड वाइंडिंग, जो दोनों फील्ड वाइंडिंग है उनमें धारा की दिशा एक समान है और फ्लक्स जुड़ने वाले स्वभाव का है। फ्लक्स जुड़ने वाले स्वभाव का है तो आप क्या बोलोगे? कुल फ्लक्स का मान बढ़ेगा और जनरेटेड ईएमएफ भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि आपका उत्पन्न होने वाला जो ईएमएफ होता है वो समानुपाती होता है n इंटू में फाई के। होता है या नहीं होता? या तो आप किसको बढ़ाओ? स्पीड को, और या फिर किसको बढ़ाओ? फ्लक्स को। आप किसको बढ़ा रहे हो? फ्लक्स को। तो ईएमएफ बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ठीक है, तो अपने क्या बोलेंगे? मैं आपको एक लाइन बोलता हूं और आप मुझे बताना मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। कम्युलेटिव जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जिस पर लोड बढ़ाने से इसकी वोल्टता का मान बढ़ता है। क्या सही बोला मैंने? लोड बढ़ाने पर वोल्टता का मान बढ़ता है। ये क्या सही बोला या गलत बोला मैंने? सही बोला मैंने एकदम। ये एक ऐसा जनरेटर है जिस पर आप जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे इसकी वोल्टता का मान क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इसका यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म की जो ट्रांसमिशन लाइनें होती है ना, जो रेलवे के खंभे कितने लंबे चले होते हैं देखो, है ना, स्ट्रीट लाइटें होती है जो एक ही
ट्रांसफार्मर पर लंबी स्ट्रीट लाइटें हैं, तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वोल्टता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे लोड कम होगा वोल्टता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात ये? तो लंबी दूरी की संचरण लाइनों में कौन से जनरेटर का यूज किया जाता है, कम्युलेटिव जनरेटर का। कौन से जनरेटर का, कम्युलेटिव जनरेटर का। दूसरा इसका उल्टा, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। यानी इस जनरेटर के अंदर दोनों फील्ड वाइंडिंग सीरीज और शंट में धारा की दिशा क्या होगी, अलग अलग। धारा की दिशा क्या होगी, अलग अलग। तो दोनों का फ्लक्स एक दूसरे का क्या करेगा, विरोध। तो कुल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अपने क्या बोलेंगे कि शून्य भार से पूर्ण भार तक इसकी वोल्टता का मान क्या होता है, घटता है, या लोड बढ़ाने पर इसकी वोल्टता बहुत ज्यादा घटने लग जाती है, क्योंकि इसका फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आ गई बात ये? अब बताओ सबसे ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन की किसको जरूरत है, इसको या इसको? डिफरेंशियल को जरूरत है। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है वोल्टता में कमी आना। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन की जरूरत किसको है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को। क्लियर है ये चीज सभी को? बात आती है लेवल, अंडर और ओवर। इनका जो बनाया गया ना इन जनरेटरों को, वो बनाया गया इसके आधार पर। ये कौन सी वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग। पहले जनरेटर बनाया गया, फिर सोचा चलो सीरीज में कुछ परिवर्तन करके और जनरेटर को थोड़ा और उपयोगी बना लिया जाए। तो सीरीज वाइंडिंग में टर्न्स अपने नॉर्मली कम लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सीरीज वाइंडिंग के टर्नों को क्या कर दिया, चेंज करके नए जनरेटर बना लिए। सीरीज वाइंडिंग में अगर टर्न सामान्य है, नॉर्मल है, तो उसको क्या बोला जाएगा, लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। सामान्य टर्न्स हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, लेवल या कंपाउंड जनरेटर। अगर टर्नों की संख्या सामान्य से कम है तो जनरेटर कौन सा होगा, अंडर कंपाउंड जनरेटर। और अगर सामान्य से ज्यादा है, यानी सीरीज वाइंडिंग में टर्न्स बहुत ज्यादा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ओवर कंपाउंड जनरेटर। अब वर्किंग देखो, ओवर कंपाउंड जनरेटर की वर्किंग होती है किसके जैसी, कम्युलेटिव के जैसी। लोड बढ़ाने पर इसकी वोल्टता भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अंडर कंपाउंड की जनरेटर की वर्किंग किसके जैसी होती है, डिफरेंशियल की जैसी। यानी इस पर लोड बढ़ाओगे तो वोल्टता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और फ्लैट जो होता है इसकी होती है शंट जनरेटर के समान। कैसी होती है, शंट जनरेटर के समान। और एक ही ग्राफ में अगर तीनों को पढ़ते हैं अपने, तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ये अपने पास में मान लो जनरेटेड वोल्टेज है, ये क्या है, जनरेटेड वोल्टेज। लेवल कंपाउंड जनरेटर में नो लोड वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम, सॉरी अंडर में। ओवर में क्या चली जाएगी, ज्यादा। और लेवल में क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये कौन सा हो गया अपने पास में, ओवर। ये कौन सा हो गया, फ्लैट। और ये कौन सा हो गया, अंडर। समझ में आ गई बात? ये अभी लक्षण होते हैं जनरेटरों के। ठीक है, कल ये लेक्चर में सीधा लिखवाऊंगा, आते ही समझा मैंने आपको दिया है। इनके ये डायग्राम पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो कल सारे बनवा दूंगा, डिफरेंस करवा दूंगा। उसके बाद में जनरेटर के टाइप्स कंप्लीट हैं, ठीक है। और फिर रह जाएगा अपना आर्मेचर रिएक्शन, देन ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।